आज फिर से आप लोगों के बीच में लोटस टावर टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट विजय तिवारी जी। आज हम उनसे कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के और दुनिया के सबसे फेमस प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते रहते हैं कि अब भारत विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा और किस तरीके का होगा देखने में भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में। तो आइए चलते हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष के साथ विजय तिवारी जी के साथ आप सबको ले चलते हैं भारत विश्व गुरु की ओर। कैसे चलेगा, कैसे बनेगा। तिवारी जी, लोटस टावर टीवी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके पास इंडो यूरोपियन चैम्बर के आप अध्यक्ष भी हैं और 125 किलोमीटर जो अयोध्या के आसपास का जो क्षेत्र है उसको विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में जो हम डेवलप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें काफी काम हो रहा है। उसके ऊपर तो कई बार हमारी वार्ता आपके साथ लोटस टावर टीवी पर हो चुकी है। आज हम आपसे ये बात करने जा रहे हैं कि आप विश्व गुरु भारत को बनाने के लिए और किस किस तरीके की नई चीजें, हमने सुना है कि आप कई यूनिवर्सिटीज को भी आप इसमें जोड़ रहे हैं और गांव के लोगों को उसमें भागीदारी भी करवा रहे हैं, युवाओं की बहुत भागीदारी है। तो चलते हैं आज इसी पे वार्ता के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस टावर टीवी पर। तो आए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, बात करें तो आपसे कि एक इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष, इतनी सारी कंपनीज आपके साथ जुड़ी हुई है, हर कोई ये चाहता है कि हम अगर क्या कहते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें लाभ हो, परंतु आप ग्लोबल रूप से विश्व गुरु भारत की मुहिम को किस तरीके से लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या रुझान है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले विश्व गुरु भारत जी अपने आप तो बनेगा नहीं जी, इसको कोई व्यक्ति या व्यवस्था बनाएगी। इसको कोई व्यक्ति या व्यवस्था बनाएगी जी, क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर शब्द है, विषय है जी। और विश्व गुरु भारत ये और भी, क्योंकि हमारी 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं जी और इसमें 70% आबादी भारत की इसमें रहती है जी। हम ये देखते हैं कि ये 70% भारत अभी भी गुलाम है। ये किस तरीके से गुलाम है और आप ये शब्दों का गुलामी शब्द कैसे कह रहे हैं, क्या सोचकर बता रहे हैं? देखिए, गुलाम का मतलब ये नहीं कि हमें आजादी मिल गई जी। 74 वर्ष की आजादी के बाद भी जी जो गांव है, यानी कि जो हमारी ग्राम पंचायत है या पंचायती राज व्यवस्था है जी, वो अभी भी दिल्ली में बैठे हुए या प्रदेश के जो हमारे कैपिटल्स हैं, राजधानियां हैं, वहां बैठे हुए जी एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए व्यक्ति उसके लिए योजना बनाते हैं जी, उनको जो भी समझ में आता है जी। और वहीं से वो सब बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा। अब जब तक इन ग्राम पंचायतों में, यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख ऐसे व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे जो उस गांव की चेतना को जगाएं। इसी तरह से विश्व में अन्य जगह भी है, क्योंकि वहां भी अलग अलग गुलामी रही और तो वो मानसिकता अभी भी वही है। पुलिस को देख के डरते हैं जी, पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं देते, रिसीविंग नहीं देते। जो व्यक्ति नागरिक पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता है या जिसको ये नहीं पता है कि उसके गांव में कभी भी कोई आके कहीं भी कोई काम शुरू कर देगा जी, भाई गांव वालों से, जैसे आपका घर है, आपके पूर्वज कहीं पे भी रहते हैं,
किसी भी जमीन पे 12 साल का बताते हैं जी। कि 12 साल से अगर किसी का कब्जा है जी। तो उसको दे देते हैं। यहाँ पे हमारे जंगल, जमीन, बाकी तालाब हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए हजारों साल, 500 साल, 1000 साल, गांव का इतिहास ही नहीं है। लेकिन एक कोई भी छोटा सा अदना सा अधिकारी आता है जी। और वो कहता नहीं यहाँ पे ये होगा। अरे भैया, तुमने कभी पूछा जी। कि वहां क्या होना चाहिए जी। या उन लोगों को किस चीज की जरूरत है? जी। तो ये जो विश्व गुरु भारत है, इसको हमारा ग्लोबल सिटीजन, मैं ग्लोबल सिटीजन पे थोड़ा रुझान हम आपका जानना चाहते हैं कि ग्लोबल सिटीजन क्या होगा। और आज आजादी के अभी 15 अगस्त मनाया गया, अभी हम अगस्त में से सितंबर में आए हैं। हाँ, अब ये भौकाल जो है, जी। भौकाल कहाँ से आया है? जी। चोरी करके आया है, डाका करके आया है, लूट करके आया है, अपहरण करके आया है। कैसे आ गया है भौकाल? जी। क्योंकि आम नागरिक को तो इतना दिखावे की जरूरत होती नहीं है। जी। अब ये भौकाल देख करके जो हम राजनेताओं में देखते हैं या जो माफियाज हैं या जो भी लोग हैं, जी। उनका भौकाल देख करके गांव अचंभित उनके पीछे भागता है। गांव में शिक्षा की कमी होने का कारण भी हो सकता है, या गांव में उतनी सुविधाएं नहीं है, धीरे धीरे पहुंच रही हैं, लेकिन हो सकता है कि लोग उसी चीज को देखिए, आप जिसको शिक्षा कहते हैं जी, वो हमारी नजर में वैसी शिक्षा नहीं है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो हमको स्वरोजगारी बनानी चाहिए जी। इसीलिए हम बात कर रहे हैं 10 लाख ग्लोबल सिटीजन्स बनाने की। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप, स्टैंड अप, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसी से मिलता जुलता है आपका ये, या थोड़ा अलग है? स्टैंड अप जो है वो उसी सरकारी तंत्र में फंस जाती हैं व्यवस्थाएं जी। क्योंकि कहते हैं कि हमने इतने लोगों को कर दिया, लेकिन हम सही मायने में जब आंकड़े देखते हैं जमीन पे जी, तो हमें पता चलता है, जैसे अब मनरेगा है, अभी हम उत्तर प्रदेश में थे और मनरेगा में हमें पता लगा कि 200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रधान के जो दलाल हैं, नुमाइंदे हैं, वो रजिस्ट्रेशन यानी कि छोटा सा मनरेगा का कार्ड बनता है, गरीब से बिल्कुल गरीब स्तर के उससे लोग 200 रुपए आप ले रहे हो, यानी कि आपकी व्यवस्था कहाँ जा रही है और इसके ऊपर कहाँ पूरी सरकारें सो रही हैं, मीडिया सो रहा है। ये सितंबर 2020 की बात है। ये रेगुलर रहता है, ऐसा नहीं कि ये एक स्कीम है। मैं डेट इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हमारे देश में आज भी जिस गरीबी को दूर करने के लिए मनरेगा स्थापित हुआ है और मनरेगा में लोगों से काम कराया जा रहा है, उनसे भी लोग पैसे वसूल रहे हैं। यही नहीं, ये बड़े दुख की बात है। यही नहीं जी। मनरेगा में, जिसको हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं, जी, ठीक है जी, मनरेगा में हम जैसे हमें मैंडेज का वर्क करना होता है। मैंडेज का मतलब होता है कि व्यक्ति काम करता है, हम 100 दिन उसको रोजगार देते हैं, उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो उसको मिलता है, वो 8 घंटे काम करता है या उसका इवैल्यूएशन है। अब होता क्या है, इसमें अधिकतर जगह काम कर रहे हैं आधे लोग, तिहाई लोग, उसका जो है पूरा बंदर बांट चलती रहती है। जी। इसको हमें बड़ा ओपनली करना चाहिए, इस पे सोशल ऑडिट होनी चाहिए, इसमें मीडिया को, जागरूक नागरिकों को इस पे बहुत, क्योंकि ये पैसा आपका है, पैसा आपको लगता है सरकार दे रही है, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का पैसा है, या आपका पैसा है, सिटीजन्स का पैसा है, वो पैसा नाली में बह रहा है। जी, ठीक है। फिर हमें जहां मैंडेज लगाना है वहां पे हम जेसीबी का या अन्य उपकरणों का, जो कि उस चर्चा में ही नहीं है, उसका हम उपयोग करते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो रहा है, होता नहीं है, ऐसा ही हो रहा है आज की डेट में। आज की डेट में, ठीक है। और जिन लोगों को काम देना उन्हें काम नहीं मिल रहा और आप जेसीबी लगा रहे हैं, जो कि कानूनी अपराध भी है। काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उन पैसों की बंदरबांट हो रही है, ठीक है। और जैसे हम अभी देख रहे हैं कि कोरोना में आप वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, लेकिन जहां जहां 125-150 लेबर है जी लगी हुई है, उसमें तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। अच्छा जी। हाँ, तो उसका तो पूरा प्रोटोकॉल ही टूटा हुआ है, ठीक है।
तो ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए जो है विश्व गुरु भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जी, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक तरफ हजारों साल की गांव, जंगल, क्योंकि जो जितना भी नक्सलाइट्स होता है या माओवादी मूवमेंट है वो किस तरह से बनता है? जी, दरअसल हुआ क्या कि हमारी जो व्यवस्था है, हमने लोगों से अधिकार छीन लिए। जैसे जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, उसका अपना गांव है, खेत है, खलिहान है, उसके पूर्वजों ने बनाया है, ठीक है। उसके बाद सरकार आ जाती है। सरकार को देखना चाहिए कि जो व्यवस्था जहां पे है उसमें उन लोगों से पूछ करके जी, उसे डेवलप करना चाहिए, प्रॉपर डिमार्केशन करना चाहिए। जी, आप कुछ तो भी योजना ऊपर से ले आते हैं और आप बिल्कुल उसको कर देते हैं। जैसे एक चीज हमें देखने में आई, जी, बीपीएल कार्ड्स, अंत्योदय कार्ड्स। अच्छा जी, कि कई जगह पे जो प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भी बीपीएल कार्ड्स बने हुए। अरे भैया, बीपीएल कार्ड का क्या कैटेगराइजेशन है? पक्का मकान है, पंखा है, अच्छे घर हैं और बीपीएल कार्ड बना रखा है। ये तो बहुत ही ऐसी व्यवस्था है जिसके बारे में आप लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और कई दिनों तक इसके ऊपर बहस भी हो सकती है, परंतु इसके जो अंदर जो नासूर है उसको ठीक करना लोगों के अंदर जागृति लाकर ही होगा। हमारे आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ग्लोबल सिटीजन जो आपने बोला है वो और विश्व गुरु भारत, हमें उस पर फोकस करना है। आपसे बात करते हुए हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए क्या है, जैसे रामचंद्र जी, भगवान जिनको हम कहते हैं जी, अभी मंदिर का उद्घाटन हुआ जी। मंदिर एक विषय है, मंदिर राम जी को नहीं चाहिए था, मंदिर एक व्यवस्था को चाहिए जी। राम जी एक ग्लोबल सिटीजन थे। ग्लोबल सिटीजन क्या करता है जी, जब ग्लोबल सिटीजन, क्योंकि वो जब जंगल में गए होंगे तो ऐसा तो नहीं कि वो पैसा मांग रहे होंगे, भीख मांग रहे होंगे, उनको तमाम चीजों का ज्ञान था और जहां जहां भी गए वहां की उन्होंने समस्याएं सुलझाई जी। आप देखिए जैसे सुग्रीव और बाली का, उनको लगा कि सुग्रीव पे अत्याचार हो रहा है तो उन्होंने उसके वहां पे बाली जो राजा थे जी, उनको उन्होंने हटा करके, वध करके उन्होंने वहां पे सुग्रीव को स्थापित किया, उन्होंने हेल्प मांगी थी। हेल्प करी, ठीक है जी। अब वो लंका चले गए, श्रीलंका। खैर वो जाने का एक कारण था, लेकिन श्रीलंका का जो उस समय राजा थे रावण जी, उन्होंने भी अपना अलग तरीके से एक अत्याचार का सिस्टम फैला रखा था जी। रास्ते में बहुत सारे, इस पूरी रामायण काल में काफी सारे लोग खत्म हुए। तो उन्होंने रामायण काल में उनको, राम जी को कई ऐसे जंगलों से गुजरना पड़ा, ऐसे कई कॉलोनियों से गुजरना पड़ा जिसमें बहुत ही भयंकर राक्षसों का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो वो जहां पर भी गए उन्होंने ऋषि मुनियों की मदद करी, उस क्षेत्र के ट्राइबल्स की बहुत मदद की, ट्राइबल्स की। हाँ, और मतलब उसमें जैसे हनुमान जी का मिलना, और वहां पर भी कई ऐसे भयंकर राक्षसों का नाम आया जिसको तो मतलब उन्होंने हेल्प करी। हमारा जो ये है कि मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा ग्लोबल सिटीजन कैसा होगा। जी, जैसे राम जी एक ग्लोबल सिटीजन रहे, उन्होंने एक व्यवस्था को ठीक किया, जहां जहां गए वहीं पे उन्होंने उसको ठीक किया है। गलत, अगर वो टैलेंटेड ना होते तो ठीक भी नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षित थे, टैलेंटेड थे, हथियार चलाना जानते तो थे। हम जो है जी, इसी प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं जी, जी, कि वो ग्लोबल सिटीजन कैसे बनेगा, हाँ, हाँ, क्या करेगा और उसको कैसे रहना चाहिए। दूसरा जैसे उदाहरण आता है कृष्ण जी, भगवान कृष्ण, ये भी एक ग्लोबल सिटीजन थे। अच्छा, इन्होंने अपने समय पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसको इन्होंने सुलझाया, जी, ठीक है। अब जैसे ऐसे ऐसे राजा थे जिन्होंने हजारों यानी कि 16 हजार महिलाओं को बंदी बना रखा था, उन्होंने उनको मुक्त कराया। कंस जैसे राजा को मारा, और भी बहुत सारे, बहुत छोटी एज में ही उनको उन्होंने किया। कौरवों को जिन्होंने अत्याचार अपने परिवार पे कर रखा था उनको उन्होंने, और बहुत सारी महाभारत में
इसका बहुत सारा वर्णन है, क्योंकि उस विषय पे नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ग्लोबल सिटीजन किस तरीके का होना चाहिए। जी। फिर महात्मा बुद्ध भी एक ग्लोबल सिटीजन थे। अच्छा जी। महात्मा बुद्ध ग्लोबल सिटीजन थे, उन्होंने एक व्यवस्था दी। देखिए, ग्लोबल सिटीजन चिकित्सक भी होगा, वो समाज में एक तरह से चिकित्सा कर रहा है, उसका जो रोग है, जो सिस्टम में एक फॉल्ट आ गया है, जी, अव्यवस्था आ गई है, उसको वो ठीक करने का एक जरिया होगा। जब समाज की शुरुआत हुई, हाँ जी। और जैसे आजादी के बाद लोगों ने, मतलब हम गांव की शुरुआत करते हैं, गांव की ही बात करते हैं, तो जो वहाँ के प्रधान बने, फिर विधायक बने, फिर एमपी बने, एमएलए बने, वो लोग अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानते हैं क्या? देखिए, वो क्या मानते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है जी। क्या उनका क्षेत्र पूर्णतः डेवलप हो गया है। हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग सिर्फ जड़ खाने में लगे हुए हैं, फल तो खाने का इंतजार ही नहीं करते। अच्छा। तो जो व्यक्ति जड़ खाता है वो ग्लोबल सिटीजन कैसे हो सकता है? क्योंकि जड़ से तो एक व्यक्ति का पेट भरेगा ना, जब फल होगा तो उसमें सैकड़ों लोगों को मिलेगा। जड़ से जुड़ो। जड़ से जुड़ने की बात अलग है, जड़ खाना और फल खाने में दोनों, मतलब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आपके, डेवलप होना चाहिए, वहाँ के लोगों की नॉलेज बढ़नी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमने आपको कुछ पैसे दिए कि ये बीज डाल दीजिए यहाँ पे। अच्छा। 1 किलो धान का डाल। हाँ। अब वो 1 किलो 100 किलो भी हो सकता है, 500 किलो भी डेवलप हो सकता है। आप 1 किलो चावल ही पका के शाम को खा गए जी। तो जी बताएं। वो जो है वो जो व्यवस्था है, जी, जो चावल यानी कि जो बीज रोप करके फल का इंतजार करेगी, जिसमें अधिक लोग खा सकते हैं, उसको बोलते हैं फल खाना। और जो चावल जो हमने बीज रूप में रखे थे उसको खा लेना होता है जड़ को खाना। मतलब जो चीज डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने उसी पूंजी को खत्म कर दिया तो वो आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं पाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने समझिए कि 15 साल से ऊपर हो गया है मनरेगा लगे हुए। अच्छा जी। हर गांव का एक पर्सपेक्टिव प्लान बना था 5 साल का, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारा पैसा भी खर्चा था। अब पर्सपेक्टिव प्लान चलो जैसे बना जो भी है, लेकिन उसके बाद अगर 15 साल निरंतर कार्य होता रहा है तो गांव में तो कोई कार्य बचना नहीं चाहिए। गांव तो हमारे विकसित हो जाने चाहिए, लेकिन हमें तो अभी भी दिखता है कि गांव में तमाम समस्याएं हैं जी। क्योंकि शायद एक ही जगह पे 4-4, 5-5 बार तालाब खोद दिया गया होगा, शायद एक ही जगह पे कई सारे पेड़ लगा दिए गए होंगे। ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों को हम चुनकर आगे भेज रहे हैं वही उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए भी होता है? या गांव में जिम्मेदारी लेने वाले लोग नहीं है, नागरिक नहीं है, तो ग्लोबल सिटीजन कैसे बन पाएंगे लोग? दरअसल सबसे पहले हमें चुने हुए जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, हाँ जी, गांव के लोगों को या शहर के लोगों को पूछना चाहिए, भैया आप क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? कोई पूछना ही नहीं चाहता, समय ही नहीं है लोगों के पास पूछने का। कोई पूछता ही नहीं है और कोई बताना भी नहीं। हाँ जी। अगर 10 लोग खड़े होते हैं तो हमें 10 को सामने खड़ा करके बोलना चाहिए, भैया आप क्यों खड़ा होना चाह रहे हैं जी। फिर उसका स्टेटस और बैकग्राउंड भी देखना चाहिए, उसका विजन भी देखना चाहिए। इसकी बाधा जनसंख्या के कारण तो आई नहीं, इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। भाई काफी सारे लोग ये सोचते हैं होगा नेता, कई लोग तो अपने यहाँ के प्रधान की शक्ल नहीं देखे होते हैं, बस वोट डाल देते हैं। देखिए ये सोती हुई जनता है, इसको इसीलिए जागने की जरूरत है कि भाई आप जब समस्या आ गई तब आप परेशान हो जी। लेकिन इमेजिन करो समस्या आई क्यों है, इसलिए आई है क्योंकि आपने खुद उसको डेवलप करने दिया है। हाँ हाँ। तो हम जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो चेंबर है, हमारा जो नेटवर्क है, हम उसको सबको इसमें जोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं कि भाई ग्लोबल सिटीजन्स बनाने की एक मुहिम, क्योंकि 10 लाख जी ग्लोबल सिटीजन्स की जरूरत है इस समय दुनिया में। 10 लाख? हाँ, कम से कम।
तो जो ग्लोबल सिटीजन होंगे वो सिर्फ हिंदुस्तान के होंगे या अंतर्राष्ट्रीय लोग होंगे? नहीं, कहीं के भी हो सकते हैं। तो उससे विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? मेरा सवाल ये वहीं पर ही है। विश्व गुरु भारत तो तभी बनेगा जब विश्व गुरु भारत का मतलब उस भारत में कोई तत्व है जी जो गुरु बनेगा। ओके। वो गुरु मतलब कोई व्यक्ति नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था, वो एक तत्व है जो सबका ख्याल करता है। गुरु का मतलब वो पूरी व्यवस्था का ख्याल करता है, वो तत्व विश्व गुरु बनेगा। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एक सवाल हमारा आपसे ये है कि चलते चलते लोटस टावर टीवी की तरफ से जो इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज्यादातर तो बिजनेस को ही बढ़ावा देता है, ये जो आप रूरल इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप अगर अपने साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको आपका क्या संदेश मिलना चाहिए? देखिए, मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो आपके माध्यम से देखें, हाँ जी, या आपके चैनल के माध्यम से देखें जी, वो सबसे पहले सुझाव दें। सुझाव दें, ठीक है, कि ग्लोबल सिटीजन जी, इसमें वो अपनी भागीदारी करें। देखिए, पहली बात समझ तो लें किस किस तरीके के लोग ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं और किस एज के लोग हो सकते हैं? और किसी भी एज का। हमारे MP सिंगल साहब हैं, अभी तो उनका स्वास्थ्य अपने को पता नहीं कैसा है। हाँ, वो 90 वर्ष के हो रहे हैं, लेकिन वो जाके गांव में काम करते हैं, जितनी उनकी क्षमता है वो उसमें करते हैं, उनको जो समझ में आता है। क्योंकि ग्लोबल सिटीजन अपने लिए काम नहीं करता है। डॉक्टर कमल टावरी जी का भी डॉक्टर काफी नाम कमल है, वो भी ग्लोबल सिटीजन है। डॉक्टर कमल टावरी जी तो हमारे पेट्रन ही है जी, संस्थान ही हम उनके नाम से हम लोगों ने डेवलप किया है। हाँ हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं ये इसके मेंटर्स होंगे, वो इसको संरक्षण देंगे। अपने जो उनका जीवन भर का अनुभव है वो बताएंगे कि भैया ग्लोबल सिटीजन क्या करेगा। कोरोना के कारण जो चीजें एक तरीके से समाज में इसमें चेंजेस आए हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत की संस्कृति विश्व पटल पर उभर कर आई है क्या? और अब ग्लोबल सिटीजन बनने में आसानी होगी क्या? बिल्कुल, कोरोना ने भारत को विश्व गुरु बनने के लिए एक मार्ग खोल दिया है जी, लेकिन भारत को अपनी संस्कृति जी, और अपनी सनातन व्यवस्था को समझना पड़ेगा। जी, जैसे हमारी जो चीजें हैं बहुत वैज्ञानिक है। जी, हम लोग गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि लास्ट में जब तक मरने तक की हमने एक व्यवस्था का एक सिस्टम दिया है, जिसको हम क्वारंटाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जब डेथ होती है तो जो व्यक्ति दाह संस्कार करता है उसको हम 10 दिन वैसे और 3 दिन, लगभग 13 दिन का उसका क्वारंटाइन पीरियड होता है। अच्छा जी। वैसे तो वो घर ही क्वारंटाइन होता है, क्योंकि वहां पे एक अलग तरीके के जहाँ पे मृत्यु होती है, नेगेटिविटीज आती हैं, अग्नि में से एक तत्व निकलता है, तो वो अलग रहता है व्यवस्था समाज, प्लस उसको चिंतन करने का भी समय मिलता है। क्योंकि 13 दिन वो बिना छुआ हुआ खुद पका के अलग व्यवस्था में 2 सादे कपड़ों में रहता है जब तक पूरा संस्कार नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारी अलग अलग है। तो ग्लोबल सिटीजन्स को इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट हमारे 16 संस्कारों का समझना होगा, तो ये भी एक उसका पार्ट होगा। हमारे यहाँ पे जो औषधियां हैं उनके बारे में उसको समझना पड़ेगा जी। तो ये कल्चर, ये जो है ना, इसी ट्रेनिंग पार्ट को हम लोग आगे ग्लोबल सिटीजन की ट्रेनिंग में ले जाएंगे। ये एक दिन में नहीं आएगा जी। वो कम से कम साल, 2 साल, 5 साल उसको लगेंगे डेवलप होने में, लेकिन कुछ लोग डेवलप्ड हैं तो उसको जल्दी डेवलप करा देंगे जी। योगी किस्म का व्यक्ति होगा वो। जी, योगी किस्म का व्यक्ति होगा। अगले एपिसोड में आपके साथ योगी किस्म का किस किस्म का होगा, कैसे उसके अंदर गुण होंगे, ये टॉपिक आपसे प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने में, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आज की वार्ता हम आपसे इसी उसमें विदा लेते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आदरणीय विजय तिवारी जी इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ बड़े अच्छे विषय पर जुड़े हैं। इस विषय पर ग्लोबल सिटीजन कैसे बने, उसमें योग किस तरीके से सहयोग कर रहा है और जो बोला है कि योगी किस्म, अगला हमारा जो विषय होगा वो इसी पर होगा आपके साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। साथियों, लोटस टावर टीवी पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय तिवारी जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि ग्लोबल सिटीजन कैसे बनेंगे और किस तरीके से भारत एक दिशा पूरे विश्व को दिखा रहा है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा शक्तिशाली ढंग से, प्यार से और उन्नति की दिशा से राम के बारे में बताया कि किस तरीके से भगवान राम ने पूरे विश्व में ग्लोबल सिटीजन बनकर अपनी छाप पूरे जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक छोड़ी। और भगवान कृष्ण के हम धन्यवाद करते हैं विजय तिवारी जी का कि समय समय पर इतने अच्छे विषय के साथ लोटस टावर टीवी पर जुड़ते रहते हैं। हम आप सबको ये आग्रह करते हैं कि इस तरीके के जो ज्ञानवर्धक